जय माँ भारती। मित्रों, वर्तमान समय में आपके साथ हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग से गुजर रहे हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी में गुप्त राज के अखंड भारत का शासन संभाला और 455 ईस्वी तक इसने गुप्त साम्राज्य के अखंड भारत पर शासन किया। 40 साल के अपने लंबे शासनकाल में कुमारगुप्त ने विरासत में पाए हुए इतने बड़े साम्राज्य को कुशलतापूर्वक संभाला और भारतीय इतिहास के इस स्वर्णिम युग की चमक को बरकरार रखा। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रकाश पुंज के आगे निसंदेह इस प्रतापी राजा की चमक फीकी पड़ गई। कुमारगुप्त ध्रुवस्वामी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे। इनके एक भाई गोविंद गुप्त भी थे और इनके शासनकाल में वे विदिशा के गवर्नर रहे। अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण वे इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में सफल रहे। अपने शासन काल में कुमारगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सीमा का ना तो विस्तार किया और न ही सीमा घटने ही दी। समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य का गुप्त साम्राज्य समूचे जम्बूद्वीप पर फैला था। वे अपने समय में इतने राज्यों और राजाओं को जीत चुके थे, शायद कुमारगुप्त के पास जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। परंतु इतने बड़े साम्राज्य को कुशलतापूर्वक संभाल लेना भी एक बहुत बड़े पराक्रम की बात है। कुमारगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त अभिलेखों और सिक्कों से प्राप्त होती है। कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी किए और 14 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें बिलसड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख, करमदंडा अभिलेख और मनकुंवर अभिलेख प्रमुख माने जाते हैं। सनातन धर्म उस समय का प्रमुख धर्म था, परंतु जैन और बौद्ध धर्म का भी बराबर का सम्मान था। हर धर्म के विकास और उत्थान के लिए भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग में कार्य हुए। वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी कुमारगुप्त ने हरिस्वामिनी नाम की एक बौद्ध महिला को बहुत सारी भूमि दान में दी। सांची अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। ध्रुव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण द्वारा उसने कार्तिकेय मंदिर का भी निर्माण कराया और शंकर नाम के एक जैन अनुयायी के हाथों उसने भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का शिलान्यास भी करवाया। उदयगिरी अभिलेख में इस मूर्ति की स्थापना का विवरण मिलता है। कुमारगुप्त के शासनकाल में प्रजा हर तरीके से खुशहाल थी, सुखी थी, संपन्न थी और कुमारगुप्त का प्रशासन भी बहुत उच्च कोटि का था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और शकादित्य की उपाधियां धारण की। बाद में इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। इसके शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण भी हुआ। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने ही बनवाया। 40 वर्ष के अपने लंबे शासनकाल में उसने गुप्त साम्राज्य की गरिमा और वैभव को बरकरार रखा। उसके शासनकाल में सिर्फ एक युद्ध लड़ा गया, वो भी पुष्यमित्रों से। पुष्यमित्र दक्षिण भारत में नर्मदा के किनारे की एक जनजाति थी, वहाँ पे इनका शासन था। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, सर उठाया, परंतु कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों इस विद्रोह को दबाने का जिम्मा सौंप दिया और वीर पराक्रमी योद्धा स्कंदगुप्त ने अपने रण कौशल से इनको परास्त किया और गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखा। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में
हूणों का भी आक्रमण हुआ, परंतु स्कंदगुप्त ने मोर्चा संभाला और इनको हिंदू कुश पर्वत तक खदेड़ दिया। इसके बाद अपनी ताकत और पराक्रम की परख के लिए कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और समूचे जम्बू द्वीप पर इनका अश्व घूमा, परंतु किसी भी राज्य के किसी भी राजा का ये साहस नहीं हुआ कि उस घोड़े को रोक सके। गिरनार अभिलेख में इस बात की पुष्टि होती है। 455 ईस्वी में इसके वीर पुत्र स्कंदगुप्त ने सिंहासन को संभाला और 467 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के अखंड भारत पर राज किया। वह बहुत ही निडर और साहसी योद्धा था। उसका रणकौशल और सैन्य संचालन अद्वितीय था। अपने पूर्वज समुद्रगुप्त की तरह वह भी करिश्माई योद्धा था। समुद्रगुप्त की तरह स्कंदगुप्त का भी पूरा जीवन, जितने समय उसने शासन किया, सिर्फ युद्धों में बीता। फर्क इतना है कि समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध किया और वहीं स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध करना पड़ा। सिंहासन संभालते ही गुप्त साम्राज्य पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर, खूंखार और खतरनाक जनजाति थी। खाना बदोश टाइप के थे ये। इनकी मुख्य ताकत इनकी घुड़सवार सेना और इनके तीरंदाज थे। चीन और यूरोप में अपना आतंक फैलाने के बाद इनकी एक शाखा ने गुप्त साम्राज्य की तरफ कदम बढ़ाया, परंतु उनको ये नहीं मालूम था कि वहां पर मौत से आंख मिलाने वाला स्कंदगुप्त पहले से ही बैठा है। स्कंदगुप्त ने इनको पराजित किया और वापस खदेड़ दिया, परंतु ये बहुत बर्बर जनजाति थी। इसने हार नहीं मानी। रह रहकर यह गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करते रहे और स्कंदगुप्त अपने रणकौशल और अपनी रणनीति तथा सेना के सहारे हर समय हूणों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करते रहे। स्कंदगुप्त के रहते हूण कभी जीत ना सके, वो भारत में प्रवेश ना कर सके, परंतु लगातार युद्धों से गुप्त साम्राज्य को इसने नुकसान बहुत पहुंचाया। अपने शासनकाल में स्कंदगुप्त ने हूणों के प्रवेश को रोका, साथ ही साथ अपनी समस्त ताकत हूणों के प्रति युद्ध में झोंक दी। परिणाम स्वरूप राज्य की आर्थिक व्यवस्था धीमे धीमे कमजोर होने लगी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख के अनुसार उसके राज्य में शत्रुओं ने संकट ला दिया था और स्कंदगुप्त ने उन सबको पराजित करके साम्राज्य की सुरक्षा की। संभवतः ये शत्रु हूण, पुष्यमित्र या गुप्त साम्राज्य के अधीन विद्रोही राजा रहे होंगे। हूण लगातार हिंदू कुश पर्वत के आसपास इकट्ठा होते रहे, परंतु दूरदर्शी स्कंदगुप्त बार बार इन पर आक्रमण करके इनको परास्त करता रहा। जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है कि हूणों के साथ युद्ध में उतरने पर उसकी भुजाओं से धरती कांप उठती थी। पुष्यमित्रों को परास्त कर अपनी नेतृत्व और योग्यता तथा शौर्य को सिद्ध वो पहले ही कर चुका था। उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने देवराज और क्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। इसने विष्णु स्तंभ के निर्माण के साथ मौर्यकालीन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया। हूणों को लगातार परास्त करके उसने भारत के गौरव और संस्कृति की रक्षा की।
होड़ों से लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद भी इतने बड़े साम्राज्य पर अंतिम समय तक इसने नियंत्रण बनाए रखा। सुदूर दक्षिण के कुछ राज्यों ने इसके शासन के अंतिम समय में स्वयं को स्वतंत्र किया। स्कंदगुप्त इस वंश का अंतिम प्रतापी और पराक्रमी राजा सिद्ध हुआ। गुप्त काल के समय में ही अजंता और उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण भी हुआ। 467 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसके सौतेले भाई पुरगुप्त ने सिंहासन संभाला, परंतु वे सभी और इसके बाद के सभी राजा अयोग्य साबित हुए। होड़ों का आक्रमण बढ़ गया था। अधीन राजा अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। धीमे धीमे राज्य की अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होने लगी और गुप्त वंश पतन की तरफ बढ़ चला। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, जिसने 530 ईस्वी से लेकर 533 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासन के बाद गुप्त वंश का अंत हुआ। कुछ इतिहासकार गुप्त वंश का अंत 550 ईस्वी में मानते हैं। तो ये भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दौर था जो कि समाप्त हो गया, और उसके बाद स्वर्णिम दौर शायद लग रहा है कि अब भारत में फिर से आने वाला है। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि गुप्त साम्राज्य जैसा विशाल अखंड भारत आज का नहीं है। सीमाएं बहुत सिकुड़ चुकी हैं। तो मित्रों, अब अगले हफ्ते भारत के इतिहास के एक और चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।